हमारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं श्वेता भट्टाचार्य आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। हिमाचल प्रदेश के लिए लाभदायी है जर्सी नस्ल की गाय। जानकारी लेंगे बकरियों की उन्नत नस्ल बर्बरी की। अच्छे उत्पादन के लिए आंवला के बागों में किए जाने वाले जरूरी कार्य। हमारे किसान भाई खेती के साथ अन्य कई नस्लों के दुधारू पशुओं का पालन भी करते हैं, क्योंकि एक तो हमें इनसे दूध प्राप्त होता है जो कि एक सबसे उत्तम एवं पौष्टिक आहार है, तथा दूसरा इनके गोबर से बनी खाद्य भूमि की उर्वरता शक्ति को बढ़ाती है। तो आइए आज हम जानते हैं गाय की जर्सी नस्ल के बारे में। मैं आपको आज जर्सी गाय के रखरखाव के बारे में और उसके महत्व के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। हमारे हिमाचल प्रदेश में जर्सी गाय का इसलिए महत्व है क्योंकि इसका भार जो है कम होता है और ये जो हमारा पहाड़ी के क्षेत्र है उसमें चल सकती है और इसका जो दूध है वो ज़्यादा होता है। लेकिन हिमाचल सरकार की ये नीति है कि जो हमारी देसी गाय है उसके साथ इसको हम कृत्रिम गर्भाधान के जरिए जो 50% जर्सी गाय रह जाए और 50% जो है देसी के गुण आ जाए, उस तरह से हमने कृत्रिम गर्भाधान का जो कार्यक्रम है वो चलाया हुआ है। इसमें हम 50 जो देसी गाय है उसका आधा भाग उसके जो आगे बच्चा होगा उसमें रह जाए, इसके लिए हम उसको जर्सी का टीका लगाते हैं। क्योंकि देसी गाय में ये गुण होते हैं कि उसमें बीमारियां कम लगती हैं और जर्सी गाय का ये महत्व है कि इसमें दूध ज़्यादा देती है और जब इसका क्रॉस जर्सी और देसी गाय का क्रॉस निकलता है तो उसमें बीमारियां भी कम लगती हैं और दूध भी बढ़ जाता है। तो आइए सबसे पहले जर्सी गाय का रखरखाव के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें पहला जो स्टेप है, इसका गाय का घर कैसा होना चाहिए, गौशाला कैसी होनी चाहिए। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि गौशाला जो है वो ऊंचाई वाले स्थान पे होनी चाहिए, जहाँ ताकि जो कीचड़ वगैरह है उससे जो पानी का ढलान है वो निचली तरफ हो जाए और जो गौशाला में गंदगी वगैरह है या इसके आसपास जो है वो मच्छर वगैरह का कम प्रकोप हो। और गौशाला का जो निर्माण है वो इस तरह होना चाहिए कि उसमें खिड़कियाँ वगैरह भी रखनी चाहिए ताकि गाय को जो ऑक्सीजन और जो साफ़ सुथरी ताज़ी हवा है वो मिलती रहे। इसके साथ ही गौशाला के निर्माण में घास खाने के लिए खुली का निर्माण किया जाए। इसके साथ ही जो दूसरी बात ध्यान रखनी है वो है कि पानी के लिए भी खुली होनी चाहिए ताकि गाय को समय समय पर साफ़ सुथरा पानी मिल सके। फ्लोर है वो कैसा होना चाहिए, वो थोड़ा स्लोपदार होना चाहिए और उसके जो फर्श का जो अंत होगा जो निचली साइड के लिए एक नाली होनी चाहिए जिसका निकास गौशाला से बाहर की तरफ हो। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो फीडिंग की आती है। तो सबसे पहले जो है उसमें अनाज जो है वो 30% होना चाहिए। मान लो कि हमने 1 किलो की फीड बनानी है तो उसमें 30 किलो जो है अनाज होना चाहिए और 30% जो है वो खल होनी चाहिए। सो
किलोग्राम हम फीड बना रहे हैं तो उसमें 30 किलो जो है वो खाल होनी चाहिए और 30% जो है 30% जो अनाज का बाई प्रोडक्ट है वो होना चाहिए। तो आपका ये 90% हो गया। 7% जो है मोलेसिस होना चाहिए और 2% जो है मिल मिक्सचर होना चाहिए और 1 किलो जो है आयोडीन वाला नमक होना चाहिए। तो इस तरह से 100 किलोग्राम फीड बनाने के लिए जो है वो फार्मूला मैंने आपको बताया। जैसे कोई गाय अगर 3 किलो दूध देती है तो उसको जो है कम से कम 1 किलो फीड जो है वो आपको देनी पड़ेगी और 2 किलो जो है मेंटेनेंस राशन, टोटल मिला के 3 किलो हो गया। और जिस गाय का दूध जो है दिन का 10 किलो है उसको 5 किलो फीड जो है कम से कम आपको खिलानी चाहिए, तभी जो है वो गाय बीमार नहीं होगी और आपको जो उसका पूरा फ़ायदा मिलता रहेगा। एक जर्सी गाय को कम से कम दिन में 30-35 किलो जो है वो हरा घास मिलना चाहिए। और हरा घास जो है उसमें अगर बरसीम और जैसे जो भी सीजनल घास है जैसे जोई है या कणक है तो चेफ कटर में काट कर अगर हम खिलाएंगे तो उसके छोटे जो पीस होंगे उससे जो है घास की वेस्टेज भी कम होगी और गाय का जो है वो पाचन शक्ति भी अच्छी रहेगी। इसके अतिरिक्त सूखा घास भी कम से कम 15 से 20 किलो एक गाय के लिए ज़रूरी होता है एक दिन में। तो उसको जो है हम चेफ कटर में मशीन में काट कर अगर खिलाएंगे तो सूखा घास जो है वो ज़्यादा जानवर खा जाएगा और उससे पाचन शक्ति अच्छी रहेगी और जो घास का खर्चा आएगा वो भी कम होगा। तो किसान भाइयों, अब बरसात में लगने वाले पशु में बीमारी की बात करते हैं। उनमें मुख्य बीमारियाँ जैसे गलघोंटू की बीमारी या मुँह खुर की बीमारी। तो इसके लिए पशुपालन विभाग जो है वो टीकाकरण करता है साल में 2 बार। एक तो बरसात से पहले, क्योंकि बरसात में ये बीमारियां ज़्यादा लगती हैं, इसलिए इसका जो टीकाकरण है वो बरसात से 10 किलो जो है दूध एक गाय से ले लिया दिन में, तो इसका कम से कम आपको 300 रुपये जो है आपकी दिहाड़ी बढ़ गई। इसमें आपको टोटल मुनाफा जो है इसका कम से कम 150 रुपया पर डे के हिसाब से हो सकता है, क्योंकि 150 रुपये जो है आपने गाय के फीड और जो रख रखाव है उस पर आपका खर्च आएगा। इसके अतिरिक्त जो बायोगैस प्लांट वगैरह है जिसका ईंधन में प्रयोग होता है वो भी आप बनाकर उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। कृषि सह व्यवसायों के अंतर्गत यदि बकरी पालन की बात करें तो इसे छोटे और बड़े किसान व्यावसायिक स्तर पर अपनाए हुए हैं। अतः हमारे जो किसान भाई बर्बरी नस्ल की बकरी का पालन कर रहे हैं तो इनसे आशातीत लाभ प्राप्त करने के लिए इस नस्ल के पालन में कौन कौन सी सावधानियों को बरता जाए, जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुरेंद्र सिंह से। बकरी पालन व्यवसाय के बारे में कुछ विशेष जानकारी दे रहा हूँ और इस जानकारी को ग्रहण करके आप बकरी पालन व्यवसाय करके आप अपनी अतिरिक्त आमदनी जो खेती बाड़ी कर रहे हैं या कोई व्यवसाय कर रहे हैं उससे जो है अलग हट करके इससे अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। बकरी पालन अपने देश में बहुत पहले से किया जा रहा है। अब आज थोड़ा सा बेरोजगारी को देखते हुए इसको व्यवसाय के रूप में अपनाने की आवश्यकता है। बकरी पालन छोटे से छोटे वर्ग के लोग या बड़े से बड़े वर्ग के लोग कर सकते हैं। जिनके पास कम पूंजी है वो भी कर सकते हैं, जिनके पास पैसे की कमी है या पैसा नहीं है वो भी कर सकते हैं। बकरियों की तमाम नस्लें जो है पाली जाती हैं, जिसमें बर्बरी नस्ल की बकरी है, जमुनापारी है, बीटल नस्ल की बकरी है, ब्लैक बंगाल है या सिरोही नस्ल की बकरियां पाली जा सकती हैं। अब चूँकि बकरियां चराई पसंद जानवर हैं, इनके चराई की व्यवस्था जो है अगर अच्छी है तब जो है कोई किसी भी प्रकार की बकरी की नस्ल पाली जा सकती है। लेकिन अगर आपके पास चराई की सुविधा नहीं है, आप अपने घर पर रख करके जो है बकरियों को शेड के अंदर या आवास गृह में रख करके बकरी पालन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है बर्बरी नस्ल की बकरी सबसे अच्छी है, जो स्टॉल फीडिंग के लिए बहुत उपयोगी है। इसके लिए इनके सबसे पहले इनकी नस्ल के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ये बर्बरी नस्ल की बकरी छोटे कद की होती है और इनके शरीर पर
सफ़ेद और भूरे रंग की चिपकियाँ पाई जाती हैं। इनके कान छोटे छोटे होते हैं और एक बार में जो है 2 बच्चे देती है। करीब 12 से 13 महीने के अंदर 2 बार ये बच्चा देती हैं। इनका गर्भकाल 150 दिन का होता है। 150 दिन के बाद ये पुनः बच्चा जब बच्चा देती हैं और इनके रहन सहन की व्यवस्था थोड़ा सा जो है अच्छे ढंग से करना चाहिए। जब भी इनका सेट बनाएं तो पूरब से पश्चिम दिशा में लंबाई में बनाएं और इनका सेट खासतौर से छत जो होती है वो पक्की बनाई जाती है एस्बेस्टस शीट से, जिसको सीमेंट की चादर भी कहते हैं। और गांव में अगर ये व्यवस्था पैसे की कमी के कारण नहीं हो सकती है तो छप्पर के नीचे इनको आसानी के साथ पाला जा सकता है। इनका घर जब भी बनाएं अच्छी हवा का आवागमन अच्छा होना चाहिए, जिससे गर्मी में इनको रहने में कोई दिक्कत ना हो। इनके खिलाई पिलाई के लिए आप हरे चारे की व्यवस्था पूरे साल करें सीजन वाइज। जैसे खरीफ सीजन में आप MP चरी या सूडान चरी के साथ लोबिया मिला करके बो सकते हैं। रबी की सीजन में बरसीम और जई मिला करके बो सकते हैं। वैसे अगर आपके पास थोड़ी बेकार ज़मीन पड़ी हुई है, खाली ज़मीन पड़ी हुई है, तो कुछ उसमें जंगली जलेबी भी लगा सकते हैं। सहतूत के पौधे लगा दीजिए या गूलर के पौधे लगा दीजिए, जिससे उनकी पत्तियां खा करके जो है ये बकरियां अपना पेट भर सकती हैं। बरसात की सीजन में सूब बबूल भी जो है सेट के किनारे किनारे लगाए जा सकते हैं या जो बेकार ज़मीन पड़ी हुई है उसके किनारे किनारे लगा करके इनके लिए चारा उपलब्ध कराया जा सकता है। अब इनको अगर स्टॉल फीडिंग में आपको रखना है, बकरियों को खिलाई की व्यवस्था करनी है, तो आप गेहूं का सूखा भूसा थोड़ा देर पानी में डाल दीजिए और उसके बाद जिससे उसकी धूल मिट्टी नीचे बैठ जाती है पानी में और भूसा भीग करके मुलायम हो जाता है। इसके बाद पानी से भूसा निकाल करके थोड़ी देर बाहर फैला दीजिए, जिससे वो भूसा अच्छी तरह से जो है हल्का सूख जाता है। और उसमें चूनी चोकर मिलाने के पश्चात बकरियों को जो है नाद में छोटी छोटी नाद बना लेना चाहिए और उस नाद में डाल देना चाहिए जिसमें चूनी चोकर भूसे में मिलाए हुए हैं। तो बकरियां अपना पेट उस आहार को खा करके भर लेती हैं। और सेट के अंदर जो है इनके पीने के लिए पानी की व्यवस्था करना चाहिए, जिसमें प्रतिदिन बर्तन को साफ करने के बाद स्वच्छ और ताज़ा पानी प्रतिदिन भरना चाहिए। इनके थोड़ा सा जो है रोग के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। बकरियों में मुख्य रूप से खुरपका मुफका हो जाता है या गला घोटू हो सकता है या कभी कभी संक्रामक गर्भपात हो जाता है। ख़ास तौर से बरसात की सीज़न में और इधर ठंडी की सीज़न में इसमें एक महामारी बकरियों में पाई जाती है, जिसको PPR बीमारी कहते हैं। ये बकरियों की प्रमुख बीमारी है। इसमें बकरियों के मुंह पर, नाक के ऊपर, जबड़े में छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं और बकरियां चारा खाना भी कम कर देती हैं। और ये बीमारी छुआछूत की खास तौर से होती है। एक बकरी अगर बीमार है तो जिस चारागाह में चरने जाती है या जो चारा खाती है उसका जूठा चारा कोई जानवर कोई दूसरी बकरी खा लेती है या चारागाह में कोई दूसरी बकरी जो है स्वस्थ बकरी है वो घास को चर लेती है, तो वो बीमारी PPR बीमारी उस बकरी में भी फैल जाती है। इसके नियंत्रण के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि अपने जो राजकीय पशु चिकित्सालय हैं वहाँ के पशु चिकित्सक से संपर्क करके इनका टीकाकरण जो है बरसात शुरू होने से पहले करवा ले तो बहुत अच्छा होता है। इनको मरने से बचाया जा सकता है। और इनमें ख़ास तौर से पेट के अंदर के कीड़े जो होते हैं, इसके लिए कृमिनाशक दवा समय समय पर पिलाते रहना चाहिए। और इनमें छोटे छोटे जो बच्चे इनके होते हैं इनको जूं इनमें पड़ जाती है, जिससे इनका खून जो है ये जूं चूसते रहते हैं और बच्चे कमज़ोर होने लगते हैं। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है ब्यूटाक्स दवा 1 से 1.5 ml 1 लीटर पानी में मिला करके और इनको अच्छी प्रकार से मुंह को छोड़ करके बाकी पूरे शरीर को अच्छी प्रकार से धुल देना चाहिए, जिससे जो है
ये जून समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से इनका जो पेट के अंदर के कीड़े हैं, कृमि हैं, उनका नियंत्रण किया जा सकता है। और ये ब्यूटाक्स से जो है बाहर के कीट हैं, चाहे वो जूं पड़ जाती हो या कभी कभी चपटी वगैरह, किलनी वगैरह लग जाती हो, तो उसका नियंत्रण किया जा सकता है। और थोड़ा सा साफ सफाई के बारे में पशुपालक भाई, जो बकरी पालक भाई हैं, वो विशेष ध्यान दें, क्योंकि इनका प्रतिदिन फर्श की सफाई करना चाहिए। जो ये पेशाब वगैरह करती हैं, उसको अगर पक्की फर्श है तो पानी डाल करके अच्छी ढंग से धुल देना चाहिए। इस प्रकार से जो है बकरियों को हम सुरक्षित रख सकते हैं दस्त से, और इनसे लाभ कमा सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। आप लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। जिंदगी गुजर जाती है लेकिन फाइल आगे नहीं बढ़ती। नल प्यासे हैं, बिल आता है, बिजली नहीं, सड़क भी ढूंढनी पड़ती है। ऐसे होती है नारी की पूजा। कुछ तो सिर्फ मतलब का मसाला खोजते हैं। कब तक सहेंगे और क्यों चुप रहेंगे? रखिए हमारे साथ अपनी बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश में हमारे जिन किसानों ने आंवला के बाग लगा रखे हैं, इस समय उनके बागों में फलों का विकास हो रहा होगा। फलों के अच्छे विकास तथा अधिक उत्पादन के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्यों को करना जरूरी है, इस विषय पर संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं एक फलोद्यान के वैज्ञानिक डॉक्टर शेखर सिंह बघेल। किसान भाइयों, हमारे जो फल उत्पादक किसान हैं, जो कि आंवले की खेती विशेष रूप से हमारे फलों के रूप में लेते हैं, और आंवले के इस वक्त जो बगीचे हैं उसमें ये देखा जाता है कि समसामयिक जो बातें हैं उसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे कि आंवले के अभी फल आ रहे हैं या कहीं कहीं पर फल आ चुके हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में हमें इन बात का ध्यान रखना है कि चूंकि वर्षा ऋतु है तो पानी का भराव हमारे आंवले के जो बगीचे हैं उनमें ना हो। अगर हमारा पानी की समस्या आती है तो निश्चित रूप से आपके फलों के गिरने की समस्या आती है, फल अच्छे नहीं बनते हैं और दूसरी बीमारियों की भी संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे समय में हमें चाहिए कि हमारे खेत में जो भी हमारे फल वृक्ष हैं उनके चारों तरफ गुड़ाई करें, मिट्टी की चढ़ाई कर दें ताकि पानी का भराव कम से कम हो और तने से मिट्टी पानी का दूर रहे। और इस बात का ध्यान रखें कि जो गोबर की खाद है वो लगभग आप एक जो हमारे वृक्ष हैं उसके हिसाब से लगभग 5 से 10 किलो गोबर की खाद गुड़ाई करके उसके चढ़ा दें ताकि वो आपके फलों को फायदा दे सके। इसके अलावा इस बात का ध्यान रखें कि खरपतवारों की समस्या कम से कम हो। इसके अलावा नेक्रोसिस की समस्या हमारे आंवला के वृक्षों में बहुत आयत में देखी जाती है, और आंवले के वृक्षों में ये देखा गया है कि जब नेक्रोसिस की समस्या होती है तो फलों से हल्का हल्का स्राव होने लगता है और धब्बे बनने लगते हैं। तो ऐसे टाइम में हमें चाहिए कि जो कार्बन ऑक्सीक्लोराइड है उसकी लगभग 2% की मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अगर हम छिड़काव करते हैं तो हमारे जो आंवले के फल हैं वो अच्छे रहेंगे और नेक्रोसिस की समस्या से भी दूर रहेंगे। कई बार ये देखा गया है कि गालमिज की समस्या भी बहुतायत में हमारे आंवले के वृक्षों में देखी जाती है। तो ऐसे अगर कोई समस्या दिख रही है तो आप गालमिज को कट कर दें या तोड़ दें और उसको वहाँ से हटा दें। कई बार ये देखा जा रहा है कि जो हमारे पौधे हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो कंबल कीट होता है उसके बहुत ज़्यादा उसमें पत्तियों में इकट्ठे झुंड के झुंड लगे होते हैं। तो इन झुंड के झुंड लगे हुए कीटों को जो है आपको तोड़ाई करके और इसको खेतों से बाहर करना है। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर ऐसी कोई समस्या आ रही तो हमें इमेडाक्लोपिड जो दवा है उसका छिड़काव करना है। लगभग 1.5 से 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उसका छिड़काव करें। और इसके अलावा
किसान भाई आंवले की अच्छी पैदावार के लिए आपको एक विशेष रूप से बात का ध्यान रखना है कि जो एंडरबिला जो होता है, जो आपने देखा होगा कि हमारे आंवले के वृक्षों में तनों में कुछ छेद हो जाते हैं और कुछ जाली जाली सा बना हुआ रहता है। तो आपको चाहिए कि जाली, पहले जो जाल टाइप का आकार बन जाता है तनों के आसपास, उसको हटावें और जहाँ भी छेद है वहाँ पे आप रुई में जो हमारी मिट्टी का तेल या केरोसिन ऑयल होता है उसके डुबा के फोए वगैरह अंदर भर दें और उसके बाद मिट्टी भर दें, ताकि जो एंडरबिला जो इंसेक्ट है या कीट है उसकी रोकथाम हो सके और आपके जो फल वृक्ष हैं उनके तनों में छेद होने से रोका जा सके, ताकि आपकी जो उसके पोषक तत्व हैं वो पूर्ण रूप से पौधों के फलों तक और पत्तियों तक पहुंच सकें। इस प्रकार बताई हुई जो बातें हैं, आंवले के हमारे जो आंवले के उत्पादक हमारे कृषक हैं वो हमारे बगीचों में बताई हुई समसामयिक बातों का ध्यान रखते हुए अगर कार्य करते हैं तो आपके फल वृक्ष अच्छे फल देते रहेंगे। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। बात हरियाणा की, न्याणा की, स्याणा की, गांव की हो या शहर की, मंत्री की हो या संतरी की, हर छोटी बड़ी खबर देखिए आपकी अपनी बोली में। देखिए मारी बोली मारी खबर हर रोज शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज जो आपको विशेष रूप से जानकारी दी जा रही है वो कटहल की खेती के बारे में दी जा रही है और विशेष ध्यान ये रखना है कि खेत में पानी न लगे, ऐसे स्थानों का चयन किया जाए जहां पर कि आपकी कटहल की बाग सफल हो सके और इस तरह से ऊंची और अनुपयुक्त ज़मीन कम में इसको लगा करके अधिक से अधिक लाभ लिया जा सकता है। विशेष रूप से जो कटहल की चयनित प्रजातियां हैं वो नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय द्वारा 3-4 वैरायटी अच्छी सिलेक्शन की गई हैं। उसमें नरेंद्र 1 कटहल है, नरेंद्र कटहल 3 है, नरेंद्र कटहल 5 है, नरेंद्र कटहल 7 है। ये 2 तरह की प्रजातियां हैं, एक तो सब्जी के रूप में प्रयोग की जाती है, दूसरा पका करके कोवा खाने के रूप में होती है। विशेषकर जो आम आदमी के उपयोग में आने वाली कटहल की प्रजाति है वो सब्जी के रूप में ज़्यादा उपयोग की जाती है। कोए को कम लोग केवल शौकवश खाते हैं। कटहल की खेती करने के लिए किसान भाई 10 गुणे 10 मीटर पर लाइन से लाइन और पौधों की दूरी पर एक गुणे घन मीटर के गड्ढे खोद ले। उसमें ऊपर की जो आधी मिट्टी एक तरफ रखें और आधी नीचे की मिट्टी दूसरी तरफ रखें। 4 टोकरी सड़ी हुई गोबर की खाद और 250 ग्राम उसमें जो है पोटास और 250 ग्राम उसमें सिंगल सुपर फास्फेट और हड्डी का चूरा और 100 ग्राम फोरेट एंजिम मिला करके गड्ढे को पाट लें। गड्ढा भरते समय यह ध्यान रखें कि ज़मीन की सतह से वो 2 इंच ऊपर है ताकि बरसात में वो गड्ढा बैठे तो वो ज़मीन के बराबर हो जाए। किसान भाइयों, गड्ढा भराई का यह कार्य आपने मई-जून माह में कर लिया होगा। फिर जो किसान भाई चयनित प्रजाति कटहल के लेते हैं उनको ले करके उस जितनी उनकी पिंडी होती है उस पिंडी के आकार का ही गड्ढा उसमें खोदा जाएगा और उसको अच्छी तरह से दबा करके लगा दें ताकि वहाँ पर उस पौधे को और बाएं हाथ से उठाएं तो निकले न, ये समझ लें कि उनका पौधा अच्छी ढंग से रोपित हो गया है और रोपाई करने के बाद हल्की सिंचाई करें। यह विशेष ध्यान रखें कि पौधा लगाने का समय जो है अपराह्न 3 बजे के बाद है ताकि धूप में वो मुरझा न जाए और इससे पौधा आपका धूप से प्रभावित नहीं होगा। और इस एक पौधे में कम से कम
100 पौधे से 100 फल से लेकर के करीब 200-250 फल तैयार हो जाते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। फलों की बागवानी के नए फल कीवी के बारे में जानकारी। फसलों को कीट एवं रोगों से बचाने पर जैविक कीटनाशी के उपयोग एवं महत्व। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.hr.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।